एक मासूम और खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपा हो सकता है हड्डियों को कपा देने वाला अंधेरा। लड़के जब उसकी खूबसूरती के मायाजाल में अंधे थे, तब वो उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने में मजी हुई थी। लेकिन इस अंधेरे खेल में हीरो जुन सियो बिल्कुल अलग था। एजिन के हजारों धोखे और उसकी बेरुखी को जानने के बाद भी उसने उससे निस्वार्थ प्यार किया। यहाँ तक कि एजिन के किए हुए खून का इल्जाम भी अपने सिर ले लिया और खुद को बर्बाद कर दिया, ताकि एजिन अपने सपनों की बुलंदियों को छू सके। लेकिन ये ड्रामा सिर्फ स्वार्थ का नहीं, बल्कि एक खौफनाक इंतकाम की कहानी है। अपने सगे बाप के हाथों तिल तिल कर तबाह हुए बचपन का बदला लेने के लिए एजिन एक ठंडे दिमाग की कातिल बन जाती है। स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी फिक्शन। आज हम हाजिर हुए हैं डियर एक्स की कहानी लेकर। एजिन के इस मौत के खेल में आखिर जीत किसकी होगी, बेरहम इंतकाम की या निस्वार्थ प्यार की। कहानी की शुरुआत में हम नन्ही जिन को देखते हैं। कुछ ही दिन पहले उसकी माँ की मृत्यु हुई है, इसलिए एक पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। अधिकारी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय जिन ने कुछ संदिग्ध देखा था या नहीं। जिन बड़े शांत स्वर में बताती है, नहीं, मैंने कुछ असामान्य नहीं देखा। वो दिन बाकी दिनों जैसा ही था। माँ काम से लौटते समय काफी शराब पीकर घर आई थी और आते ही मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं मार से बचने के लिए स्नान घर में छिप गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वास्तव में घटना पूरी तरह अलग थी। उस दिन जिन को पीटने के कुछ देर बाद ही उसकी माँ चेतना खोकर बिस्तर पर गिर गई थी। जिन उस समय अपने घावों पर खुद ही पट्टी बांध रही थी। असल में उसकी माँ परिस्थितियों की शिकार थी। जिनका पिता कोई काम नहीं करता था, इसलिए घर और बाहर का सारा बोझ माँ को अकेले उठाना पड़ता था। इसी मानसिक पीड़ा के कारण वो मद्यपान करने लगी थी। कुछ देर बाद जब जिन का पिता घर लौटा, तो जिन ने उससे कहा, पिताजी, माँ आजकल मुझे बहुत मारती हैं, क्या आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे? पिता ने चिढ़कर उत्तर दिया, मैं भी तुम्हारी माँ से तंग आ चुका हूँ। मैं तो विवाह विच्छेद चाहता हूँ, लेकिन वो किसी भी तरह तैयार नहीं हो रही। ये बातें करते करते जिनका पिता उसकी माँ को पैर पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। उस दिन बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, जिसके कारण सीढ़ियाँ काफी फिसलन भरी थीं। जिनके पिता ने इसी अवसर का लाभ उठाया। उसने जिन की माँ को ऊपर से नीचे धकेल दिया। उसकी योजना थी कि इसे एक दुर्घटना दिखाया जाए, ताकि सबको लगे कि नशे की अवस्था में सीढ़ियों से उतरते समय पैर फिसलने से उनकी मृत्यु हुई है। माँ के गिरने की ध्वनि सुनकर जिन दौड़कर बाहर आई। उसने अपने पिता से सीधे पूछा, क्या आपने ही माँ को नीचे फेंका है? पिता ने बेरुखी से कहा, हाँ, मैंने ही फेंका है। मैं जानता हूँ कि जैसे मैं तेरी माँ से परेशान था, तू भी मुझसे कम नहीं थी। इसलिए अब से मैं जो कहूँगा तू वही करेगी। चिंता मत कर, कुछ दिनों बाद मैं तेरे लिए एक नई माँ लेकर आऊँगा। वह बहुत धनी है और तुझे मारेगी भी नहीं। यह कहकर उसका पिता वहाँ से चला गया। जिन अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ अभी भी जीवित थी और पीड़ा से तड़प रही थी। उन्होंने जिन से बचने के लिए सहायता मांगी और उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन जिन ने सहायता का हाथ बढ़ाने के बजाय अपना पैर पीछे खींच लिया और माँ को वहीं तड़पता छोड़कर चली गई। जिन का ये व्यवहार साफ दिखाता है कि वो कितनी निर्दयी और पत्थर दिल लड़की है। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। वर्तमान में जिन एक प्रसिद्ध कलाकार और नामचीन अभिनेत्री है, लेकिन उसकी इस सफलता के पीछे कई रहस्य और एक भयानक अतीत छिपा है। असल में जिन ऐसी इंसान है जो अपने स्वार्थ और उन्नति के लिए किसी का भी उपयोग करने से नहीं हिचकिचाती, विशेषकर लड़कों का। कहानी अब 2016 में वापस जाती है, जब जिन विद्यालय की छात्रा थी। विद्यालय में हर कोई उसे एक अत्यंत शांत और सुशील लड़की के रूप में जानता था। एक दिन जिन कक्षा में अकेली चुपचाप पढ़ रही थी, जबकि बाकी विद्यार्थी अपनी अध्यापिका कुआ का जन्मदिवस मनाने में मग्न थे। तभी कुआ का होने वाला पति क्रोध में कक्षा में आ धमका। असल में विद्यालय के जाल पृष्ठ पर किसी ने अपनी पहचान छिपाकर कुआ की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें प्रसारित कर दी थीं। सबके सामने उन तस्वीरों को दिखाकर कुआ को बुरी तरह अपमानित किया और उनसे संबंध तोड़कर चला गया। उन तस्वीरों में कुआ को एक अपरिचित व्यक्ति के साथ देखा जा सकता था, यद्यपि उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं था। इस घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन ने कुआ को पद से मुक्त कर दिया। कुआ जब प्रधानाचार्य के कक्ष से अपमानित होकर निकल रही थी, तो ठोकर खाकर गिरने ही वाली थी कि जिन ने उन्हें थाम लिया। उनकी बातचीत से पता चलता है कि इस सब के पीछे असल में जिन का ही हाथ था। कुछ समय पहले कुआ ने जिनकी मां न होने पर उसे कटु वचन कहे थे और अपमानित किया था, जिसका प्रतिशोध जिन ने इस प्रकार लिया। कुआ के विद्यालय से निकलते ही वहां सिमी नाम की एक लड़की का प्रवेश होता है, जो जिनका अगला लक्ष्य थी। सिमी हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी, लेकिन इस बार वो दूसरे स्थान पर रही और पहला स्थान जिन ने प्राप्त किया। सिमी इससे बहुत क्रोधित हो गई।
उसने जब शिक्षक से इसका कारण पूछा तो उसे ज्ञात हुआ कि कला परीक्षा में कम अंक मिलने के कारण वो पिछड़ गई है। कक्षा समाप्त होने के बाद सिमी जब कला शिक्षक से मिलने गई तो उसने देखा कि जिन और वो शिक्षक एकांत में बात कर रहे हैं। वो उनकी बातें सुनना ही चाहती थी कि तभी जुन नाम का एक लड़का आया और सिमी को वहाँ से हटा ले गया। इस प्रकार जुन ने उस दिन जिन को बचा लिया। असल में जुन मन ही मन जिन को पसंद करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था। अगले दिन विद्यालय में सिमी ने जिन से पूछा कि कल वो कला शिक्षक से क्या बात कर रही थी। जिन ने बड़े ठंडे लहजे में उत्तर दिया, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और यदि अपनी भलाई चाहती हो तो मेरे पीछे न पड़ना ही बुद्धिमानी होगी। जिनकी बातें सुनकर सिमी को आभास हो गया कि ये लड़की दिखने में जितनी शांत और मासूम लगती है, वास्तव में उतनी ही भयानक और रहस्यमयी है। अगले दृश्य में देखा जाता है कि कक्षा में प्रथम आने के लिए हर कोई जिन को बधाई दे रहा है। इसके बाद एक शिक्षक जुन को एक लेखन प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए कहते हैं, लेकिन जुन सबको चकित करते हुए कहता है कि वह स्वयं इसमें भाग न लेकर अपना अवसर जिन को देना चाहता है। जुन के इस निर्णय से सिमी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सिमी मन ही मन जुन को पसंद करती थी और उसका स्वप्न था जुन के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेना, लेकिन उसकी जगह जिन जा रही है ये वो किसी भी मूल्य पर सहन नहीं कर पा रही थी। बाद में जब वे चर्चा करने बैठते हैं तो सिमी जानबूझकर शोध का बहाना बनाकर जिन को अनदेखा करने का प्रयास करती है, लेकिन जिन तो सिमी से भी अधिक चतुर है। वो सरलता से सिमी की चालाकी समझ जाती है और उसकी बात नहीं मानती। इससे सिमी और भी चिढ़ जाती है। घर जाकर सिमी अपनी माँ को सब बताती है। उसकी माँ उसे आश्वासन देती है, तुझे जिन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, तेरे पिता प्रभावशाली व्यक्ति हैं, हम उस लड़की का प्रबंध कर देंगे। पता चलता है कि जिन एक अनाथ है। इस दुर्बलता का पता चलते ही सिमी मन ही मन जिन के विरुद्ध एक भयानक योजना बनाती है। दूसरी ओर रात गहरी होने पर जिन कुछ भोजन लेकर जिनके घर के सामने खड़ा होता है। वो अंदर जाने के बजाय बाहर से ही जिन को एकटक देखता रहता है। एक क्षण के लिए आंखें बंद करते ही उसके सामने अतीत की कुछ धुंधली यादें ताज़ा हो जाती हैं। आंखें खोलते ही उसका सामना जिन से होता है। जिन उससे कहती है, काफी रात हो गई है, अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। लेकिन जुन कुछ देर और रुकना चाहता है। जिन तब जुन से उसकी एक पुस्तिका मांगती है। जुन जब पुस्तिका देता है तो जिन को उसके अंदर एक छिपा हुआ पत्र मिलता है। पत्र पढ़कर उन्हें पता चलता है कि यह एक प्रेम पत्र है जो सिमी ने जुन को लिखा है। जुन लज्जित होकर जिन से उस पत्र को फेंक देने के लिए कहता है, लेकिन जिन एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, तुम्हें इस पत्र का उत्तर देना चाहिए और मैं स्वयं इस कार्य में तुम्हारी सहायता करूंगी। अगले दिन विद्यालय पहुंचने पर जिन देखती है कि हर कोई उसके बारे में कानाफूसी कर रहा है। सिमी ने ही पूरे विद्यालय में ये अफवाह फैला दी है कि जिन एक अनाथ और निर्धन लड़की है। विद्यालय के सबके सामने जिन को नीचा दिखाना ही सिमी का ध्येय था। यहाँ तक कि सिमी की माँ के दबाव में विद्यालय प्रबंधन ने जिन को प्रतियोगिता से भी बाहर कर दिया। शिक्षक जब जिन को बताते हैं कि अभिभावकों की धमकियों के कारण उसे निकाला जा रहा है तो जिन बड़े शांत भाव से पूछती है, स्पष्ट बताइए कि किन किन अभिभावकों ने आपको धमकी दी है। शिक्षक निरुत्तर हो जाते हैं। इसके बाद कक्षा में सिमी सबके सामने जिन को बहुत अपमानित करती है, लेकिन जिन बिना कोई क्रोध दिखाए बड़ी शांति से सिमी के हाथ में एक पत्र थमा देती है और कहती है, जुन ने तुम्हें यह पत्र देने के लिए कहा है। सिमी प्रसन्नता से पत्र खोलती है, लेकिन क्षण भर में ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। पत्र में जुन ने उसे अत्यंत कठोर शब्दों में अपमानित करते हुए अस्वीकार कर दिया है। सबके सामने जिनके हाथों इस प्रकार अपमानित होकर सिमी का अहंकार धूल में मिल जाता है। इसके बाद शिक्षक सिमी को बुलाकर बताते हैं कि इस साल की प्रतियोगिता रद्द कर दी गई है क्योंकि किसी ने अधिकारियों से स्कूल के खिलाफ गंभीर शिकायत की है। इससे सिमी बहुत क्रोधित हो जाती है और प्रसाधन कक्ष वॉशरूम में जाकर अपनी माँ को फोन करके कहती है, इस सब के पीछे जरूर उस जिन का हाथ है। उसे अवसर नहीं मिला इसलिए उसने यह काम किया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं माँ। ठीक तभी वॉशरूम के अंदर से जिन बाहर आती है, यानी उसने सिमी की सारी बातें सुन ली हैं। जिन ने अपने चिर परिचित शांत स्वर में कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मैं अनाथ हूँ, मेरी माँ नहीं है। ये सब बातें तो तुमने ही स्कूल में फैलाई हैं, लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ये उबाऊ स्कूल लाइफ अब काफी मनोरंजक हो गई है। यह कहकर जिन काफी रौब के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर सिमी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटने लगता है। इसके बाद सिमी कक्षा में आकर जिनकी नोटबुक और उस अपमानजनक पत्र की लिखावट का मिलान करती है और उसका संदेह सही निकलता है। पत्र वास्तव में जिन ने ही लिखा था, जुन ने नहीं। दूसरी ओर कहानी का एक अंधकारमय पक्ष सामने आता है। जिन सबकी नजरों से छिपकर स्कूल में धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग या ब्याज का कारोबार चलाती थी। वह जरूरतमंद छात्रों को ऋण देती थी और समय पर पैसा वापस न मिलने पर भारी ब्याज के साथ उन्हें कई तरह से प्रताड़ित करती थी।
लेकिन जिन खुद सामने नहीं आती थी। वो अपने सहपाठी किम के जरिए ये सब करवाती थी। किम को चोरी की आदत थी और जिन ने उसे रंगे हाथों पकड़कर अपने वश में कर लिया था। पैसों की जरूरत और पिता के साथ खराब संबंधों के कारण किम जिन के इस घोटाले का हिस्सा बन जाता है। एक दिन सिमी गुस्से में जिन पर एक बाल्टी पानी डाल देती है। जिन इसी अवस्था में कक्षा में जाकर सबके सामने निर्दोष शिकार इनोसेंट विक्टिम बनने का नाटक करती है। जिन आनन फानन में तौलिए से जिन का शरीर ढककर उसे विश्राम कक्ष रेस्टरूम ले जाता है। रास्ते में किम से मुलाकात होने पर भी वे कोई बात नहीं करते ताकि कारोबार पर किसी को संदेह न हो। इधर कक्षा में एक दिन शिक्षक को किम के पास एक हिसाब की डायरी मिलती है जिसे देखकर उन्हें संदेह होता है। छीना झपटी के दौरान किम का फोन सिमी के पैरों के पास गिर जाता है। फोन अनलॉक होने के कारण सिमी सारे संदेश देख लेती है, लेकिन जिनका नाम बॉस के रूप में सुरक्षित होने के कारण वो निश्चित नहीं हो पाती। रेस्टरूम में बैठकर जिन के सामने रो धोकर उसकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करती है ताकि जुन हमेशा उसके साथ रहे। अगले दिन जिन को पता चलता है कि किम पकड़ा गया है। डर के मारे जिन तुरंत किम से मिलती है क्योंकि किम के मुंह खोलते ही जिन का असली चेहरा सामने आ जाएगा। किम बताता है कि उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो अब ये काम नहीं करना चाहता। तभी जिन का नाटक शुरू हो जाता है। वो किम को गले लगाकर प्यार भरी बातें करने लगती है। किम की पारिवारिक समस्याओं के प्रति सहानुभूति दिखाकर उसे फिर से मना लेती है। बेचारा किम जिन की इन मीठी बातों में आइसक्रीम की तरह पिघलकर फिर से उसके जाल में फंस जाता है। लेकिन उनकी ये गुप्त बातचीत सिमी आड़ से देख लेती है और उसके मन में संदेह गहरा हो जाता है कि जिन और किम मिलकर सब कर रहे हैं। उधर छत के ऊपर से जुन को भी देखा जाता है, जो जिन के हर कदम पर पैनी नजर रख रहा था। अगले दिन जिन के स्कूल आने के बाद किम के खोए हुए फोन से उसके फोन पर एक कॉल आती है। जिन को पता नहीं था कि फोन अब सिमी के पास है, इसलिए जैसे ही वो फोन उठाती है, सिमी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। सिमी कहती है, ओह, तो इस घोटाले की मास्टरमाइंड तुम ही हो। अगर सबको ये पता चल जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचा है कभी? उनके इस वाद विवाद के बीच अचानक जुन वहाँ आ पहुँचता है। वो सिमी को अकेले में ले जाकर प्रेम के एक मायावी जाल में फंसाता है। जुन कहता है, वो पत्र मैंने नहीं लिखा था, ये तो तुम्हें पता चल ही गया है। दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या हम रिश्ते में आ सकते हैं? लेकिन वो एक शर्त रखता है, सिमी फिर कभी जिन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी या उसे परेशान नहीं करेगी। जुन के प्यार में अंधी सिमी तुरंत तैयार हो जाती है। इधर किम एक नए फोन से जिन को कॉल करता है तो जिन रोने का अभिनय शुरू कर देती है। वह कहती है उसे अब किम की बहुत जरूरत है। किम भाग कर आता है तो जिन उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि सिमी उसके फोन से जिन को धमकी दे रही है। किम गुस्से में सिमी से फोन छीनने जाना चाहता है तो जिन उसे रोक देती है। किम जब पूछता है कि जुन उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है तो जिन मीठे स्वर में कहती है, मैं जुन से ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ, इसलिए तुम्हें बुलाया है। जिन की इस चाल से किम पूरी तरह पिघल जाता है और उसके लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। अगले दिन कक्षा में एक शिक्षिका की शादी के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब समझकर एक सहपाठी उससे पैसे नहीं लेना चाहती। जिन इससे हार नहीं मानती और चतुराई से उस लड़की के साथ दोस्ती करती है और उसे उनकी शिक्षिका के होने वाले पति के बारे में गुप्त खबर देती है। दूसरी ओर सिमी अपने दोस्तों को जुन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता देती है। सब हैरान होते हैं, लेकिन जुन को पाने की खुशी में सिमी अब जिन के प्रति नरम है। इस मौके का फायदा उठाकर जिन अत्यंत सावधानी से सिमी के लॉकर का पासवर्ड देख लेती है और उसे किम को भेज देती है। इसके बाद उनकी अंतिम योजना शुरू होती है। पीटी क्लास के समय जुन सिमी को बहलाकर कहता है कि वह पेट दर्द का बहाना करके क्लासरूम में चली जाए ताकि वे एकांत में समय बिता सकें। सिमी खुशी खुशी वैसा ही करती है, लेकिन कक्षा में आकर उसे बोर्ड पर एक लिखावट मिलती है, बोर्ड मिटाकर आर्ट रूम में आओ, मैं वही हूँ। सिमी आर्ट रूम की ओर निकलती है तो पहले से छिपा हुआ किम बाहर आता है। किम कक्षा के सभी की किताबें और कॉपियाँ उलट पलट देता है और शादी के लिए इकट्ठा किए गए सारे पैसे चोरी करके सिमी के लॉकर में रख देता है। इधर आर्ट रूम में जिन पहले से ही उस आर्ट टीचर के साथ थी जिसने उसे ज्यादा अंक दिए थे। सिमी जब वहाँ पहुँचती है वो आड़ से देखती है कि टीचर जिन का हाथ पकड़े हुए हैं और जिन प्यार की बातें कर रही है। सिमी को लगता है कि उसने जिन की एक और कलंकपूर्ण सच्चाई पकड़ ली है, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि ये उसे फंसाने के लिए जिन का ही बिछाया हुआ एक जाल है। दूसरी ओर जिन पूरा समय कक्षा के मॉनिटर के साथ बिताता है ताकि कोई उस पर संदेह न कर सके और क्लासरूम की ओर न जा सके। पीटी क्लास के बाद जब सब कमरे में वापस आते हैं, चारों ओर की अव्यवस्था देखकर वे दंग रह जाते हैं। जिस लड़की ने शादी का चंदा इकट्ठा किया था वो चीख पड़ती है क्योंकि उसके बैग से सारे पैसे गायब हैं। इसे लेकर कक्षा में हंगामा शुरू होता है तो सबका संदेह सिमी पर जाता है
क्योंकि वो बीमारी की बात कहकर इस समय क्लासरूम के आसपास थी। सिमी खुद को निर्दोष बताते हुए चिल्लाने लगती है। ठीक तभी किम वहाँ आकर कहता है, चोर क्या कभी पैसे बैग में रखता है? उसका लॉकर चेक करो। सिमी लॉकर खोलने से रोकती है क्योंकि वहाँ किम का फोन छिपा हुआ था, लेकिन किम एक लात में लॉकर तोड़ देता है। ठीक उसी समय जिन और जुन वहाँ प्रवेश करते हैं। लॉकर से किम अपना फोन बरामद करके कहता है, तुमने मेरा फोन चुरा कर रखा है। सिमी हक्की बक्की होकर कहती है कि उसे फोन पड़ा हुआ मिला है, लेकिन जब किम फोन के साथ जमा किए गए सारे पैसे निकाल लाता है तब सिमी पूरी तरह फंसा जाती है। कक्षा के सभी लोग उसे चोर कहकर गालियां देने लगते हैं और कई लोग वीडियो बनाकर ऑनलाइन छोड़ देते हैं। अपमान से तिलमिलाई सिमी तब हताशा में जिन पर पलटवार करती है। वो चिल्लाकर कहती है, जिन और आर्ट टीचर के बीच अवैध संबंध है। जिन ने उस टीचर को पटाकर आर्ट परीक्षा में ज्यादा नंबर पाए हैं। यहाँ तक कि किम के साथ मिलकर वो घोटाला भी चलाती है। किम शांति से फोन सिमी के हाथ में देकर कहता है, सबूत है तो दिखाओ। सिमी पागलों की तरह फोन में चैटिंग ढूंढने लगती है, लेकिन किम ने पहले ही सब डिलीट कर दिया था। परिणाम स्वरूप सिमी सबके सामने फिर से झूठी साबित होती है। ठीक तभी कक्षा में वे टीचर आते हैं जिनकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा किए जा रहे थे। सिमी उनसे कहती है, मैंने खुद देखा है कि जिन और आर्ट टीचर हाथ पकड़कर प्यार की बातें कर रहे हैं। यह सुनकर टीचर सिमी को जोर से एक थप्पड़ मारते हैं। दरअसल उन्हीं टीचर के साथ आर्ट टीचर की शादी तय हुई थी। जिन तब अत्यंत विनम्रता से सबको समझाते हुए कहती है, मैम, मैं दरअसल आर्ट टीचर से काउंसलिंग क्लास ले रही थी। मेरे हाथ की समस्या के लिए वे मुझे ट्रू लव नाम के एक काउंसलिंग सेंटर में जाने की सलाह दे रहे थे। सिमी ने गलत समझा है। पूरी कक्षा की नफरत और अपमान के बीच सिमी समझ जाती है कि ये जिन, जुन और किम की एक संयुक्त योजना है। सिमी जब टीचर रूम जाने के लिए निकलती है तब उसकी चोरी का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो चुका है। सिमी के पिता एक नामी होने के कारण यह खबर आग की तरह फैल जाती है और उसके परिवार का मान सम्मान धूल में मिल जाता है। स्कूल से जाते समय सिमी आखिरी बार जिन को धमकी देती है, मेरा परिवार बहुत प्रभावशाली है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। जिन तब तिरस्कार की हंसी हंसकर कहती है, तुम्हारे पिता की ताकत की बात कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि मिस कुआ के साथ किसका अवैध संबंध था? वह तो तुम्हारे ही पिता है। मिस कुआ जब तुम्हें पढ़ाने आती थी तभी उनका रिश्ता बन गया था। ये खबर फैल गई तो तुम्हारे पिता की कितनी ताकत बचेगी? इसके बाद 2007 की एक धुंधली याद सामने आती है। जिनकी माँ तब उससे अलग अलग दुकानों से चोरी करवाती थी। पकड़े जाने की नौबत आने पर माँ खुद को बचाने के लिए जिनको छोड़कर भाग जाती थी। जिनकी माँ जिस दिन मरी उसी दिन जिनके पिता भी मरे थे। असल में जिनके पिता और जिनकी माँ पहले से ही प्रेम संबंध में थे और एक दूसरे को पाने की सनक में योजना बनाकर अपने पार्टनर्स की हत्या कर दी थी। जिनके पिता तब अपनी घिनौनी योजना का खुलासा करते हैं। वे कहते हैं, चिंता मत करो, मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, वो है जिन। वह दिखने में बहुत सुंदर है। उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर बेचने पर हमें बहुत पैसा मिलेगा। जिनकी माँ इसमें सहमति देते हुए कहती हैं, वीडियो बनाने के बाद जिनको अनाथालय भेज देने पर मुसीबत टल जाएगी। हालांकि जिनके पिता चेतावनी देते हैं, जिनसे ज्यादा मत उलझना, वो भी अपनी माँ की तरह अपराधी दिमाग की है। बाहर खड़ी नन्ही जिन उनकी सारी बातें सुन लेती है। कहानी फिर 2016 में वापस आती है। जिनका पिता जेल से छूटकर बिल्कुल नए वेश में जिनके स्कूल के सामने आ पहुँचता है। वो नहीं जानता था कि जिन अब कहाँ रहती है, सिर्फ इतना जानता था कि वो इसी स्कूल में पढ़ती है। वहाँ सिमी से उसकी मुलाकात होती है और सिमी चतुराई से समझ जाती है कि यही आदमी जिनका पिता है। प्रतिशोध की धुन में सिमी उसे स्कूल के अंदर ले आती है। इधर किम और जिन मिलकर सिमी की वो गुप्त डायरी पढ़ रहे थे जिसे किम ने लॉकर से चुराया था। उस डायरी में सिमी ने कक्षा के सभी छात्र छात्राओं के नाम के बगल में उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार A, B या C ग्रेड दे रखा था। ठीक तभी जिन की एक सहेली फोन करके बताती है कि उसके पिता उसे ढूंढते हुए स्कूल आए हैं। जिन आतंक में वहाँ दौड़ती है। जिनका पिता स्कूल के बीच में खड़ा होकर चिल्लाकर जिनका नाम पुकार रहा था। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे जानते थे कि जिनका कोई नहीं है। ऐसे समय में जिन वहाँ आता है और जिनके पिता को पापा कहकर संबोधित करता है और पैसों का लालच देकर किसी तरह वहाँ से हटा ले जाता है। ये दृश्य देखकर उपस्थित सभी भ्रमित हो जाते हैं कि वह आदमी आखिर किसका पिता है, जिनका या जुनका। दूर से सब देखकर जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तेजी से वहाँ से जाते समय सिमी की डायरी गिरा देती है। डायरी अन्य छात्रों के हाथ लगती है और वे जब अपने नाम के बगल में ऐसा अपमानजनक ग्रेड देखते हैं तो सब समझ जाते हैं कि सिमी उन्हें कितनी नीची नजर से देखती थी। इस प्रकार जिन न होकर भी सिमी को फिर से सबके सामने अपराधी बना देती है। अगले दृश्य में देखा जाता है कि जिन कुछ पैसे जुटाकर जिनके पिता के हाथ में दे रहा है। दूर से जिन ये दृश्य देख रही थी।
ठीक तभी मेरी नाम की एक मीडिया एजेंट की नजर जिन पर पड़ती है, जिनका सौंदर्य उसे मुग्ध कर देता है। दूसरी ओर जिन के पिता को धमकाते हुए कहता है, आप फिर कभी जिन के आसपास नहीं आएंगे। जिन के पिता तिरस्कार के स्वर में जानना चाहते हैं कि क्यों जुन एक सौतेली बहन के लिए इतना कुछ कर रहा है। जुन उसे बाकी आधा पैसा जिनका ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद देने की बात कहकर विदा कर देता है। जाने से पहले जिनका पिता जिनके सिर पर हाथ फेरकर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहते हैं, तुमसे फिर मुलाकात होगी। मेरी जिन को अभिनेत्री बनने का प्रस्ताव देती है, लेकिन जिन सीधे उसे मना कर देती है क्योंकि उसका सारा ध्यान पढ़ाई और कानून में करियर बनाने पर था। इधर किम एक करुण स्थिति का शिकार होता है। घर लौटकर वो देखता है कि उसके पिता छोटे भाई की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। किम ने रोका तो उसके पिता ने चाकू से हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान अनजाने में ही चाकू पिता के शरीर में घुस गया और उनकी मृत्यु हो गई। किम अपने छोटे भाई को एक आंटी के आश्रय में भेजकर जिन को कॉल करता है। वह बताता है कि वो आत्मसमर्पण करने जा रहा है। जिन उसे सलाह देती है, तुम पुलिस के सामने टूट जाओ और समझाओ कि ये आत्मरक्षा में हुई एक दुर्घटना थी। किम जिन का आभार मानता है क्योंकि केवल जिन ने ही उसे कभी लूजर नहीं समझा। दूसरी ओर सिमी की वह डायरी वायरल होने के बाद कक्षा के सभी लोग उसे बुरी तरह प्रताड़ित बुलिंग करना शुरू कर देते हैं। सिमी पैसे देकर मुंह बंद करना चाहती है, लेकिन विद्यार्थी उसे पीटते हैं। अपमान से हारकर सिमी हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर चली जाती है। इसके बाद 2018 तक जिनका स्कूल जीवन काफी अच्छे से बीतता है। जिनका सपना सच होता है, वो असाधारण परिणाम लाकर एक नामचीन लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाती है। जिन के प्रवेश के पैसों के लिए अपने दादाजी के पास जाता है। उसके दादाजी 3 दिनों के लिए जापान चिकित्सा के उद्देश्य से जाते समय जुन को साथ रहने की शर्त पर पैसे देने को राजी होते हैं। जुन खुशी खुशी जिन के पास जाकर कहता है कि उसने जिन के लिए स्कॉलरशिप का प्रबंध किया है, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि वाली जिन समझ जाती है कि जुन ने अपने किसी स्वार्थ का त्याग करके यह पैसा लाया है। इधर जिन का पिता जुन की माँ से आकर मिलता है। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही जिनके पिता को पुलिस पकड़ ले गई थी और इतने वर्षों बाद वो फिर से उनकी जिंदगी में वापस आया है। जिनका पिता जुन की माँ से पूछता है कि क्या उसे पता है कि जिन अब कहाँ रहती है। जुन की माँ कहती है, मुझे कैसे पता होगा तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम्हारे जेल जाने के बाद मैंने भी उसे निकाल दिया। जिनके पिता तब कहते हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा तो जिनकी खबर अच्छी रखता है, तुम न जानो, लेकिन जुन जरूर जानता है जिन कहाँ है। पैसा लेकर जिन घर लौटती है तो वहाँ उसका पिता धावा बोल देता है। जिनका पिता पैसों के लिए पागलों की तरह घर की तलाशी ले रहा था। जिन ने रोका तो वो दानव की तरह हिंसक हो गया। जिनको बेरहमी से लात मारकर घायल करके वो प्रवेश के सारे पैसे छीनकर चला गया। लहूलुहान अवस्था में जिन फर्श पर पड़ी रहती है। कहानी के इस मोड़ पर एक पुरानी याद फ्लैशबैक दिखाई जाती है। बचपन में एक रात जुन को तेज बुखार होने पर उसकी माँ उसे अनदेखा करती है। जिन रात भर जागकर जुन की सेवा करती थी। तब जुन उसे एक पारिवारिक चित्र दिखाता है। उस चित्र में जुन के माता पिता के साथ उनका एक ड्राइवर था, जिससे जुन का चेहरा अद्भुत रूप से मिलता है। जिन पल भर में समझ जाती है कि जुन का असली पिता कौन है और माँ व पिता की उस रची हुई हत्या की योजना के पीछे का असली रहस्य क्या है। अगले दिन सुबह जिन जुन की माँ के सामने जाकर खड़ी होती है और उन्हें एक कड़वे सच का सामना करवाती है। वो कहती है, कल रात जुन ने मुझे एक तस्वीर दिखाई है। आपकी वो गुप्त जानकारी अब मुझे पता है। जुन का असली पिता दरअसल आपका वो ड्राइवर है। आपने एक बार भी सोचा है, जुन के दादाजी को अगर पता चला कि जुन उनका असली पोता नहीं है तो क्या वे आपको एक फूटी कौड़ी भी देंगे। जुन की माँ अविश्वास के स्वर में कहती हैं, इतनी छोटी बच्ची होकर तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। जिन शांति से जवाब देती है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, यदि आप मुझे अनाथालय भेजने का विचार छोड़ दें और मुझे नए कपड़े खरीद कर दें। इसके बाद जिन जुन के पास जाकर उसे मानसिक रूप से अपने वश में करने का खेल शुरू करती है। वो जुन के मन में उसकी माँ के प्रति विष घोल देती है और कहती है कि उसकी माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। बाहर से ये बातें सुनकर जुन की माँ जिनके पिता को फोन करके कहती है, तुम्हारी बेटी एक साइको है। वो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। उसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। जिन जब समझ जाती है कि जुन की माँ उसे अलग करने की कोशिश कर रही है, तब वो फिर से ब्लैकमेल करती है। एक मोड़ पर गुस्से में जुन की माँ जिनको घसीटते हुए जिन योजनाबद्ध तरीके से एक लैंपलाइट गिरा देती है ताकि आवाज सुनकर जुन वहाँ आए। जुन नीचे आकर देखता है कि उसकी माँ जिनको बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश कर रही है। यह दृश्य जुन के मन में एक गहरा आघात ट्रॉमा पैदा करता है। मौका पाकर जिन जुन से एम्बुलेंस को कॉल करवाती है और कहती है, कहो कि एक लड़की ऊपर से गिर गई है। इसके बाद जुन को नीचे छोड़कर जिन ऊपर जाती है और अपनी जान की परवाह किए बिना ऊपर से छलांग लगा देती है। अपनी आंखों के सामने जिनको नीचे गिरते देख जुन रोने लगता है।
अस्पताल में जिन का पिता चिल्लाकर जुन की माँ से कहते हैं, लड़की के चेहरे पर अब कितने खरोच हैं, अब हम उससे वीडियो कैसे बनवाएंगे। जुन की माँ साफ कह देती हैं कि वे अब जिन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। उधर जुन जिन के कान बंद करके कहता है, तुम्हें ये निष्ठुर बातें सुनने की जरूरत नहीं है। जिन ने दरअसल जानबूझकर ये दुर्घटना की थी ताकि उसका पिता उससे गंदा वीडियो न बनवा सके। वो जुन को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके अपना स्थायी रक्षक बना लेती है। कहानी वर्तमान में वापस आती है। घायल जिन को अस्पताल में 3 दिन बाद होश आता है। होश आते ही उसे पता चलता है कि उसकी लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश की अंतिम तिथि निकल गई है। अपने पिता के कारण अपना वर्षों पुराना सपना टूट जाने से जिन मानसिक रूप से टूट जाती है। दोस्त उसे ग्रेजुएशन पार्टी में बुलाते हैं तो वो वहाँ जाती है, लेकिन उसके मन में तब प्रतिशोध की आग है। कार्यक्रम में जुन की माँ भी आती है और जुन से पूछती है कि उसके दादाजी ने उसे कोई कीमती उपहार दिया है या नहीं। जुन अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर जिन के पीछे जाता है। ठीक तभी रास्ते में जिन की मुलाकात चियान नाम के एक युवक से होती है जो एक चोर को पकड़ रहा था। चियान दरअसल एक कैफे चलाता था। उसे देखते ही जिन के दिमाग में एक नई योजना आती है। वह चियान को अपना अगला लक्ष्य बनाने का निर्णय लेती है और उसके कैफे में जाकर अंशकालिक नौकरी पार्ट टाइम जॉब के लिए आवेदन करती है। चियान भी उसे काम पर रख लेता है। जिन की जिंदगी का नाटक और बढ़ता है। जिन चियान की सहानुभूति पाने के लिए झूठ बोलती है कि जुन अब जेल में है। रात को लौटते समय चियान उदारता दिखाते हुए कहता है, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं। जिन भी मौका पाकर राजी हो जाती है। गाड़ी में बैठकर चियान जिन के हाथ में एक पेपर स्प्रे थमाते हुए कहता है, मुसीबत में इसका इस्तेमाल करना। बातों बातों में जिन चियान से पूछती है, अच्छा बॉस, आप हमेशा सबको इस तरह निस्वार्थ भाव से मदद क्यों करते हैं? इसमें अगर आपका अपना कोई नुकसान हो तो क्या पछतावा नहीं होगा? चियान शांति से जवाब देता है, वो अपनी इच्छा से लोगों की मदद करना पसंद करता है। चियान की ऐसी सादगी देखकर जिन मन ही मन सोचती है, ये आदमी वाकई बहुत अच्छा है और उसके बहुत काम आएगा। इसके बाद चियान को जब पता चलता है कि जिन छत के ऊपर एक छोटे से कमरे में रहती है, तब जिन के प्रति उसकी करुणा और बढ़ जाती है। ठीक उसी समय घर के सामने वे एक रहस्यमयी डिब्बा पड़ा हुआ देखते हैं। डिब्बा खोलते ही देखा जाता है कि भीतर एक मरा हुआ चूहा और एक पर्ची है जिस पर लिखा है, अगला टारगेट तुम हो। जिन डर से दुबकने का अभिनय करती है। तभी चियान को आसपास किसी की मौजूदगी की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि ये वही स्टकर पीछा करने वाला है। चियान जिन को अंदर जाने के लिए कहकर स्टकर को पकड़ने दौड़ता है, लेकिन वो भाग जाता है। चियान वापस आकर देखता है कि जिन अब भी बाहर खड़ी है। वो थोड़ा हैरान होकर कहता है, मैंने तुम्हें अंदर जाने के लिए कहा था ना, बाहर क्यों खड़ी हो? जिन कोमल स्वर में कहती है, दरअसल बॉस, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए अंदर नहीं जा सकी। लेकिन वास्तव में जिन ऊपर से खड़ी होकर ठंडे दिमाग से देख रही थी कि चियान स्थिति को कैसे संभालता है। अंत में जिन कहती है, बॉक्सा, आप मुझे लेकर बिल्कुल तनाव न लें, मैंने अपनी सहेली को बुला लिया है, वो कुछ ही देर में आ जाएगी, आप अब जा सकते हैं। चियान चिंतित होकर अपना बेसबॉल बैग जिन के हाथ में देकर कहता है, इसे रखो, मुसीबत में काम आएगा। इसके बाद जिन एक सुपरमार्केट सुपर शॉप में जाती है। वहाँ वो स्टकर उसका पीछा करता है, लेकिन कोई हमला नहीं करता, बल्कि उन दोनों को बात करते हुए देखा जाता है। कैफे का एक सहकर्मी दूर से यह दृश्य देख लेता है और समझ जाता है कि यही वो स्टकर है। इधर जिन घर लौटकर अपने कमरे का जानबूझकर उलट पलट कर रख देती है, जैसे वहाँ हाथापाई हुई हो। इसके बाद वो अपने पिता को कॉल करके कहती है, आपके पैसे का इंतजाम हो गया है, कल रात 8 बजे आकर ले जाइएगा। अगले दिन कैफे में मेरी फिर से जिन को अभिनेत्री बनने का प्रस्ताव देती है। जिन उसे बताती है कि उसकी कुछ पारिवारिक समस्याएं सुलझानी बाकी हैं। मेरी अपनी ताकत दिखाते हुए कहती है, किसी भी जरूरत में वो मदद कर सकती है। बातचीत के दौरान चियान को पता चलता है कि जुन दरअसल जिन का बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसे सुनकर वो हैरान होता है। जिन चियान से झूठ बोलती है कि स्टकर उसके घर में घुसकर सब तहस नहस कर गया है। चियान चिंतित होकर जिन को अपने घर में रात बिताने का प्रस्ताव देता है। यहाँ एक बड़ा मोड़ सामने आता है। दरअसल जिन ने उस स्टकर को पहले ही वश में कर लिया है और अब स्टकर जो कर रहा है वो जिन के निर्देश पर ही कर रहा है। कैफे का वो सहकर्मी जब सुपरमार्केट में स्टकर के साथ जिन की बातचीत की बात उठाना चाहता है, तब जिन चतुराई से अपना हाथ काट लेती है और सबका ध्यान भटका देती है। चियान अपने ड्राइवर से कहता है कि जिन को अपने घर पहुंचा दे, लेकिन जिन ड्राइवर को चतुराई से समझाकर अपने घर चली जाती है। वो चियान को संदेश भेजती है कि कपड़े और पहचान पत्र लेने के लिए उसे एक बार अपने घर जाना होगा। उधर जिन का पिता जिनकी प्रतीक्षा में घर पर बैठा था। जिन घर लौटकर अपने पिता के साथ बहुत ही मधुर व्यवहार करती है। वो अपने पहले वेतन के पैसों से खरीदी हुई एक टोपी पिता को पहनाती है और गले लगाकर नाटक करती है। इसके बाद जिन पैसों का बैग लेकर आती है।
लेकिन जैसे ही बैग खुलता है उसमें कोई पैसा नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ पुराने अखबार निकलते हैं। जिनके पिता आग बबूला होकर जिन पर टूट पड़ते हैं। जिन हंसते हंसते उन्हें और उकसाने लगती है। जिनके पिता उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी समय जिन चियान को फोन लगा देती है ताकि चियान पिटाई की आवाजें सुन सके। चियान पागलों की तरह जिनके घर की ओर दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ जुन भी जेल से रिहा होकर जिनको ढूंढना शुरू कर देता है। पिटते पिटते जिनकी हालत नाजुक हो जाती है, फिर भी वो मन ही मन कहती है, थोड़ा और सब्र, फिर हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। जब उसके पिता वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तो जिन मजबूती से उनके पैर पकड़ लेती है ताकि वे भाग न सकें। फिर वो झूठ मूठ इशारा करती है कि पैसा बाथरूम में है और मौका पाकर पिता की आंखों में पेपर स्प्रे झोंक देती है। आखिरकार जब चियान जिन के घर पहुंचता है तो चारों तरफ अंधेरा था, क्योंकि जिन ने पहले ही लैंप का तार काट दिया था। अंधेरे में जिन के पिता के सिर पर वो टोपी देखकर चियान उन्हें स्टॉकर समझने की गलती कर बैठता है। अपने पिता को जिन पर हमलावर होते देख चियान आपा खो देता है और बेसबॉल बैट से उनके सिर पर जोरदार वार करता है। खून बहता देख चियान बुरी तरह घबरा जाता है। वो कोई अपराध नहीं करना चाहता था, इसलिए हालात देख बदहवास होकर वहाँ से भाग निकलता है। चियान के जाते ही जिन खुद वो बेसबॉल बैट उठा लेती है और अपने ही पिता पर तब तक ताबड़तोड़ वार करती रहती है जब तक वे बेदम नहीं हो जाते। ठीक उसी पल जिन वहाँ आ पहुँचता है। चियान को भागते देख वो समझ जाता है कि जिन की खौफनाक योजना कामयाब हो चुकी है। जिन बाहर आकर पुलिस को फोन करती है और रोने का नाटक करते हुए कहती है, जल्दी आइए, मेरे पिता की हालत बहुत खराब है, बहुत खून बह रहा है। फोन काटते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। जिन जब वापस कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके पिता अभी भी जिंदा है और मदद मांग रहे हैं। जिन उनके पास जाकर निष्ठुरता से कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि आप अब भी जिंदा बचेंगे। मेरा बचपन तबाह करने के लिए आपको ये सजा भुगतनी ही होगी। कुछ देर बाद जब उनकी मौत हो जाती है तो जिन उस टोपी के टुकड़े टुकड़े करके बाथरूम में फ्लश कर देती है ताकि कोई सबूत न बचे। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच शुरू करती है और जिन के बयान पर चियान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अस्पताल में पुलिस की पूछताछ के दौरान जिन चियान के खिलाफ बयान देती है। दूसरी तरफ चियान थाने में कहता है कि उसने उसे स्टॉकर समझा था क्योंकि उसके सिर पर टोपी थी, लेकिन पुलिस कहती है कि उन्हें वहाँ कोई टोपी नहीं मिली। जिन के मुताबिक उसके पिता के सिर पर कोई टोपी थी ही नहीं। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन जब चियान ने गलती से हमला किया था तो वो एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, लेकिन जिन ने उसे रोकते हुए बताया कि ये शख्स उसका पिता है। यह जानकर कि उसने जिन के पिता को मार दिया है, चियान पछतावे में टूट गया। तब जिन ने नाटक किया और उसे वहाँ से भाग जाने को कहा, साथ ही वादा किया कि वो सब संभाल लेगी। चियान ने उस पर भरोसा किया और भागकर अपनी मुसीबत बुला ली। वर्तमान में डिटेक्टिव जिनसे पूछता है कि घटना रात 10:30 बजे की है तो उसने रात 3 बजे फोन क्यों किया। जिन झूठ बोलती है कि वो पिटाई के बाद बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे होश आने में देरी हुई। जांच के दौरान मुख्य डिटेक्टिव को एक गोल्फ एजेंसी से फोन आता है जो चियान को खेल में वापस लाना चाहती है। पुलिस के अजीब बर्ताव से जिनको शक होता है और वो चुपके से उनका पीछा करने लगती है। जब जिनकी योजना सफल होने ही वाली थी तभी एक नया मोड़ आता है। जिन डिटेक्टिवों की बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है और उसे पता चलता है कि वे मोटी रिश्वत लेकर चियान को बचाने और सारा दोष जिन पर मढ़ने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस की योजना थी कि वे मीडिया के सामने कहेंगे कि पिता के जुल्मों से तंग आकर जिन ने खुद ही कत्ल किया है। इधर जिन पुलिस पर नजर रख रहा था। वो देखता है कि पुलिस अधिकारी को जिनके वॉशरूम के कमोड से टोपी के अवशेष मिल गए हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस जिनको मुख्य आरोपी बनाकर थाने ले जाती है। पूछताछ में पुलिस सवाल करती है कि उसने टोपी की बात क्यों छिपाई और पिता के सिर पर इतने ज्यादा जख्म कैसे आए जो एक बार के हमले से मुमकिन नहीं थे। मुसीबत में घिरने के बाद भी जिन शांत रहती है। वह पीरियड्स का बहाना बनाकर एक महिला पुलिसकर्मी की मदद मांगती है और चालाकी से उसे वो रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें रिश्वत का सबूत था। इससे भ्रष्ट पुलिस अफसर आग बबूला हो जाता है और उसे खत्म करने की धमकी देता है। दूसरी तरफ जिन अपनी माँ से झूठ बोलता है कि जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो उसे बचाने की आखिरी कोशिश में जुट जाता है। तभी मेरी का मैनेजर आकर जिनको ऑफर देता है कि अगर वो एक्ट्रेस बनने को तैयार हो तो वे उसे बचा लेंगे। जुन की सूझबूझ से पासा पलट जाता है। वो थाने जाकर सरेंडर कर देता है और दावा करता है कि खून उसने किया है। जुन कहता है कि जिनके पिता उससे नफरत करते थे और गुस्से में उसने घर जाकर उनकी हत्या कर दी। जुन के कबूलनामे और पुराने स्टॉकिंग केस के रिकॉर्ड की वजह से पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है और जिनको छोड़ना पड़ता है। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि उस दिन जब जिन हमला कर रही थी तभी जुन वहां पहुंचा था। उसने जिन के फिंगरप्रिंट मिटाए और टोपी के अवशेषों को ठीक से फ्लश किया।
फिर उसने खुद उसी बैग से वार किया ताकि सारे सबूत उसकी तरफ मुड़ जाएं। हालांकि पुलिस को एक कमी मिलती है। जुन ने कहा था कि वो मर्डर से पहले मोटेल गया था, जबकि जांच में पता चला कि वो मर्डर के बहुत बाद वहां गया था। फिर भी जुन बार बार खुद को ही कातिल बताता है ताकि जिन बच जाए। आखिर में जिन को एहसास होता है कि समाज में वजूद के लिए ताकत चाहिए, वो मेरी की शर्तें मानकर एक्ट्रेस बनने को तैयार हो जाती है। बदले में मेरी वादा करती है कि वो जुन को जेल से बाहर निकाल लेगी। मेरी एक कड़ी शर्त रखती है, तुम्हें अब जुन से दूर रहना होगा क्योंकि वो तुम्हारे काले अतीत का हिस्सा है। स्टार बनने पर यह रिश्ता विवाद खड़ा करेगा। जिन बिना किसी भाव के जवाब देती है, आप न भी कहती तो भी मैं आज से जुन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखती। अगले दृश्य में जुन जिन से मिलने आता है। जुन कहता है, तुमने ये क्यों किया? ये बहुत खतरनाक था। जिन जवाब देती है कि अपने पिता के चंगुल से बचने का यही एकमात्र रास्ता था। जुन अफसोस जताते हुए कहता है, अपना बदला लेने के चक्कर में तुमने चियान जैसे एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिन तब अपने पत्थर दिल होने का परिचय देते हुए कहती है, मुझे अब किसी पर तरस नहीं आता, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। जुन स्तब्ध होकर कहता है, स्वार्थ का फल तुम्हें एक दिन भुगतना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, इतना सब होने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिन ठंडे स्वर में कहती है, मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, मैं अब ऐसी ऊंचाइयों पर जाऊंगी जहां कोई मुझे छू नहीं पाएगा। कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है। जिन अब देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार है। चारों तरफ बिलबोर्ड्स पर सिर्फ उसी की तस्वीरें हैं। दूसरी ओर चियान अभी भी जेल की चक्की पीस रहा है, क्योंकि मेरी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जिन के पिता की मौत का सारा इल्जाम चियान पर मढ़ दिया था। मेरी की एजेंसी अब जिन को कामयाबी के शिखर पर बनाए रखने के लिए बेताब है। वे अपने लोकप्रिय अभिनेता इनगोंग के साथ जिन को एक सेलिब्रिटी फेस्टिवल में भेजते हैं। रेड कारपेट पर चलते समय जब जिन की ड्रेस उलझ जाती है तो इनगोंग नायक की तरह आकर उसे संभाल लेता है और वे कैमरे के सामने बेहद रोमांटिक अंदाज में पोज देते हैं। जुन दूर खड़ा एक बिलबोर्ड पर जिनकी इस सफलता के पलों को देखता रहता है। अगले दिन इनगोंग के साथ लीना नाम की एक और मशहूर अभिनेत्री को देखा जाता है। लीना और इनगोंग पहले रिश्ते में थे, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। लीना रिश्ता बचाना चाहती है, पर इनगोंग उसे सीधे मना कर देता है। हालांकि उनके अलग होने की खबर अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई थी। लीना और इनगोंग दोनों मेरी की एजेंसी के तहत काम करते थे। शूटिंग सेट पर लीना अपना निजी गुस्सा जिन पर उतारने लगती है। एक दृश्य में जिन को बारिश में भीगकर लीना से मदद मांगनी है। फेस्टिवल में इनगोंग के साथ जिन की नजदीकी देखकर लीना ईर्ष्या में जल रही थी। वो जानबूझकर जिन के अभिनय में कमियां निकालकर एक ही सीन बार बार करवाती है। घंटों बारिश में भीगने के कारण जिन की हालत खराब हो जाती है। लीना का ये गैर पेशेवर बर्ताव सेट के डायरेक्टर समेत वहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लीना इतनी बड़ी स्टार थी कि उसकी बदतमीजी देखकर भी सब चुप थे। आखिरकार लीना शूटिंग बंद करके जाने लगती है, तो डायरेक्टर जिनसे गुजारिश करते हैं कि वो लीना के साथ अपनी निजी अनबन सुलझा ले, वरना शूटिंग न होने से भारी नुकसान होगा। जिन शांति से कहती है कि वो मामला देख लेगी। असल में लीना के हाथ से बड़े बड़े ब्रांड्स अब जिन के पास जा रहे थे और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड मेरी थी। यहाँ तक कि फिल्म फेस्टिवल में जिनका गिरना और इनगोंग का उसे बचाना सब मेरी का बुना हुआ नाटक था, ताकि जिन जल्दी चर्चा में आ सके। इनगोंग मेरी से कहता है, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, अब लीना के साथ मेरे ब्रेकअप का आधिकारिक ऐलान कर दो। मेरी उसे चेतावनी देती है कि कपल इमेज खराब होने से कई प्रोजेक्ट्स हाथ से जा सकते हैं, लेकिन इनगोंग किसी भी कीमत पर लीना से पीछा छुड़ाना चाहता है। इधर शूटिंग सेट पर लीना के हंगामे की खबर सुनकर मेरी वहाँ पहुँचती है। वो लीना को कड़ी चेतावनी देते हुए कहती है, चुपचाप शूटिंग खत्म करो, वरना तुम्हारे अतीत के सारे गंदे राज फाश कर दूंगी। करियर बर्बाद होने के डर से लीना झुकने पर मजबूर हो जाती है। जिनकी वर्तमान मैनेजर सियुकी, जो पहले लीना की मैनेजर थी, वो जिन को बताती है कि मेरी के पास हर कलाकार की एक गुप्त फाइल होती है। इस फाइल में उनके अतीत के सारे काले अध्याय दर्ज होते हैं, जिसके दम पर मेरी सबको अपनी उंगलियों पर नचाती है। ये फाइलें मेरी के दफ्तर में ही सुरक्षित रहती हैं। अगले दिन मेकअप रूम में लीना जिन पर अपना गुबार निकालते हुए कहती है, तुम मेरा सब कुछ छीन रही हो, यहाँ तक कि इनगोंग पर भी तुम्हारी नजर है। जिन तिरस्कार के साथ कहती है, इनगोंग के साथ दिखना मेरी का फैसला था, और मेरी तुम्हारे बारे में ऐसा क्या जानती है जिससे तुम इतना डर रही हो। जिन लीना को साफ चेतावनी देती है कि वो उसके रास्ते में ना आए, वरना उसे इस इंडस्ट्री से हमेशा के लिए मिटा देगी। घर लौटते समय जिन को एक बिलबोर्ड पर जिन की तस्वीर दिखती है। पिछले 2 सालों में जुन और जिन का कोई संपर्क नहीं था। जुन अब एक सफल लेखक के रूप में नाम कमा चुका है और उसने अपना नाम भी बदल लिया है। अगले दिन जब जुन अपने पाठकों को ऑटोग्राफ दे रहा था, तो ऊपर की मंजिल पर एक नाटक की शूटिंग चल रही थी।
जुन ऊपर देखता है कि वहाँ जिन अभिनय कर रही है और उसके अपोजिट इनगोंग है। लीना भी वहीं मौजूद थी। जुन जिन को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी जुन की माँ वहाँ आकर उसे खींच लेती हैं और डांटते हुए कहती हैं, तुम अभी भी जिन के पीछे घूम रहे हो। जुन की माँ की ये बात आड़ में खड़ी लीना सुन लेती है और उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। लीना फौरन अपने मैनेजर को निर्देश देती है कि इस लेखक के साथ उसकी मुलाकात का इंतजाम किया जाए। वो जुन के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। इधर जुन की माँ सीधे मेरी के ऑफिस जाकर खुद को जिन की माँ बताती है। मेरी हैरान होकर कहती है, जिन की माँ तो बचपन में मर चुकी है और उसके पिता का कत्ल हुआ है। जिन की माँ तब बताती है कि वो जिन की सौतेली माँ थी। मेरी पलट कर कहती है कि उन्होंने जिन का ख्याल रखने के बजाय उसे घर से निकाल दिया था। तब जिन की माँ एक विस्फोटक खुलासा करती है, क्या उसने आपको बताया कि उसने अपने पिता को कैसे मारा था? मेरी उन्हें पैसों का लालच देकर चुप रहने को कहती हैं और बताती हैं कि कातिल जेल में है। जिन की माँ पैसे लेने से इनकार कर देती हैं और आगाह करती हैं, उसे खुद से दूर रखिए वरना एक दिन वो आपको भी निगल जाएगी। जब जिन मेरी के कमरे में दाखिल होती है तो जुन की माँ उसे भी वही चेतावनी देकर चली जाती हैं। जिन मेरी से माफी मांगती है तो मेरी उसे दिलासा देती है कि कामयाबी के वक्त ऐसे कई रिश्तेदार सामने आ जाते हैं। बाहर निकलते समय लीना जिन को रोककर उसके अतीत का मजाक उड़ाती है। जिन दो टूक कह देती है कि अगर लीना ने उसकी निजी जिंदगी में दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले दिन लीना जुन से मिलने जाती है। वो का एक हिस्सा पढ़ती है जहाँ लिखा था, मैं एक बच्चे को उसके दर्द की दुनिया से बाहर निकालकर रोशनी में लाना चाहता था पर नहीं ला सका। जुन ने असल में जिन के दर्द को ही किताब में पिरोया था। किताब की ये बातें सुनकर जिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लीना तब जुन को अपने साथ कहीं चलने का ऑफर देती है। दूसरी ओर जिनकी मैनेजर सियुकी उसे बताती है कि शाम 6 बजे के बाद बिल्डिंग में बिजली नहीं होगी, इसलिए सब जल्दी चले गए हैं। असल में मैनेजर सियुकी अंदर ही अंदर लीना से मिली हुई थी। वो समझ जाती है कि जिन इस मौके का फायदा उठाकर बिल्डिंग में जाएगी और तुरंत लीना को मैसेज कर देती है। लीना तब जिन को लेकर उसी बिल्डिंग की तरफ निकलती है। बिजली न होने के कारण जिन सीढ़ियों से ऊपर जाकर मेरी के ऑफिस में घुसती है और अपनी तथा लीना की गुप्त फाइलें ढूंढने लगती है। ठीक तभी जुन और लीना भी वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। फाइल ढूंढते हुए जिनको अचानक एक गुप्त कमरे का पता चलता है, लेकिन लॉकर पर पासवर्ड होने के कारण वो उसे नहीं खोल पाती। तभी लीना वहां पहुंच जाती है। उसके हाथ में जिनकी वही गुप्त फाइल थी। लीना हिकारत से जिनको माफी मांगने को कहती है और उसे थप्पड़ मारती है। जिन शांति से कहती है, मैं अब समझ रही हूँ कि मेरी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। इससे लीना और भड़क जाती है और जिन पर बार बार हमला करती है। ये पूरा नजारा जुन छिपकर देख लेता है। कुछ दिनों बाद मेरी की कंपनी की 7वीं सालगिरह पर एक भव्य पार्टी का आयोजन होता है। पार्टी में अचानक अभिनेता इनगोंग को पैनिक अटैक आने लगता है तो जिन पानी देकर उसकी मदद करती है, जो उनके बीच एक नई केमिस्ट्री का संकेत देता है। लीना जानबूझकर जिन का परिचय जिन से करवाती है ताकि पुरानी यादें ताज़ा कर जिन को असहज कर सके। पार्टी का मुख्य आकर्षण कंपनी के 7 साल के सफर का एक वीडियो था। वीडियो के आखिर में अचानक एक एडिट की हुई फुटेज चलने लगती है जिसमें लीना पार्किंग लॉट में जिन पर हाथ उठाती दिख रही है। सब लोग लीना के बारे में कानाफूसी करने लगते हैं तो मेरी ये कहकर बात संभाल लेती है कि ये एक नाटक का हिस्सा था। असल में जिन को पहले ही पता था कि उसकी मैनेजर सियुकी लीना के लिए काम कर रही है। जिन ने सियुकी को अपनी तरफ मिलाकर लीना की पिटाई के सीन गुप्त रूप से रिकॉर्ड करवा लिए थे। बाद में जिन लीना को अकेला पाकर उस वीडियो से उसे ब्लैकमेल करती है और खबरदार करती है कि वो उसके रास्ते से दूर रहे। पार्टी खत्म होने पर जिन की मुलाकात उसी पुराने भ्रष्ट पुलिस वाले से होती है जो अब वेटर के भेष में आया था। वो जिन को धमकी देता है कि उसके पास जिन के खिलाफ सारे सबूत हैं और वो ये राज खोल देगा कि जिन ने कैसे अपने बेगुनाह बॉस चियान को जेल भिजवाया। लीना उन दोनों को बात करते देख उस पुलिस वाले की पहचान जानने के लिए जासूस लगा देती है और जुन आड़ से लीना की इस चाल को भांप लेता है। दिन ढलने पर जिन सीधे जुन के घर जाती है। उसे देखकर जुन हैरान रह जाता है, लेकिन भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। जिन उससे कहती है, मैं ही तुम्हारी किताब की वो छोटी बच्ची हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। जुन मानता है कि उसने जिन को हर पल याद किया, लेकिन जिन की अगली बात जुन का दिल तोड़ देती है। जिन कहती है, मुझे सिखाओगे कि प्यार कैसे करते हैं? मैं इनगोंग से प्यार करना चाहती हूँ। असल में जिन इनगोंग की ताकत का इस्तेमाल कर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचना चाहती है और इस काम के लिए भी वो जुन का इस्तेमाल करना चाह रही है। अगले दिन जुन के घर से निकलने के बाद उसकी माँ वहाँ पहुंचकर जिन को देख लेती हैं। गुस्से में अंधी होकर वे जिन को थप्पड़ मारती हैं और उसके खूनी अतीत की याद दिलाते हुए उसके बेटे की जिंदगी से दूर रहने को कहती हैं। जिन उन्हें पलटकर चुनौती देती है,
ठीक उसी समय जिन कमरे में आकर अपनी माँ को रोकता है। जिन तब मासूम बनने का नाटक करते हुए जुन से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं बदला, मैं आज भी उसी नर्क में फंसी हूँ। जल्द ही पता चलेगा कि क्या जुन जिन के इस भयानक स्वार्थ को सह पाएगा और क्या वो पुलिस वाला जिनका करियर तबाह कर देगा। कहानी के अगले मोड़ और जिन की नई चाल देखने के लिए जुड़े रहें। पार्ट 2 जल्द ही आ रहा है।